नमस्कार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि फिलॉसफी के बारे में कुछ बात हो। काफ़ी सोचने के बाद कई बार तो लगा कि पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। ये भी होता है ना कि कोई विषय अगर बहुत मुश्किल हो, जटिल हो, तो समाज उसके लिए तैयार है भी या नहीं, ये भी एक दुविधा होती है। पर फिर सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज की 1-2 घंटे की चर्चा के बाद या तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर कुछ ना कुछ हो जाएगा आज की क्लास के बाद, क्लास के चर्चा के बाद। तो फिलॉसफी क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत सुंदर कविता से बात शुरू करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शायद अपने नाम सुना हो उनका, बड़े प्रसिद्ध कवि थे, मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक है। जब मैं स्कूल में था तब से उनकी कविताएं मैं खूब मंच पर बोला करता था। तो उनकी एक कविता है, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, पर दूसरे के मुंह से निकला माओ, और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले 2 के पेट भरे हुए थे। खत्म हो गई, इतनी ही है। और अगर आप इस कविता को समझ पाए तो आप फिलोसफी समझने के लिए एकदम तैयार हैं। इस कविता का भाव यह है कि आप चाहे राम यानी कि धर्म के समर्थक हों, चाहे आप माओ यानी कि वामपंथ मार्क्सवाद के समर्थक हों, किसी भी विचारधारा, किसी भी दर्शन का समर्थक या विरोधी होने की पहली शर्त है कि पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा है तो दिमाग में विचार आएंगे, पेट खाली है तो सपना भी रोटी का आता है। भरे पेट हर चीज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिलॉसफी भरे पेट लोगों का दर्शन है, जिनका पेट भर गया है, फुर्सत में उनका क्या है, शौक है। हो सकता है सही बात हो। तो समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी क्या है, जिसको हम भारत में दर्शन बोलते हैं, वो क्या है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपको इस कविता से लिंक करूंगा कि इस कविता से बात शुरू करने का क्या प्रयोजन था। सामान्य भाषा में आपने जितनी बार फिलॉसफी शब्द सुना होगा, दर्शन शब्द सुना होगा, कहाँ सुना होगा? जैसे आपके आसपास कोई बहुत गहरी बात कर दे, आप घबरा जाएं, आप क्या बोलते होंगे? यार तो फिलोसफर है यार, तो दार्शनिक टाइप का आदमी है, ऐसे बोलते होंगे। कभी ऐसे बोलते होंगे, ज्यादा फिलोसफर ना बन, चुपचाप जी ले अपनी जिंदगी, क्या बेकार की बात कर रहा। लेकिन आपने कुछ चीजों पे गौर किया होगा। जैसे ये गौर किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आप बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें, फिर एमएससी, एमकॉम, एमए कर लेंगे, जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं सबकी डिग्री सेम, एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। ऐसा क्या होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब अंत में फिलॉसफी हो जाते हैं? और एमफिल के बाद और आगे बढ़े तो पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। यानी हर विषय को पढ़ने के बाद अंत में आपको फिलॉसफी में ही जाना है। और कहते हैं कि हर चीज की शुरुआत भी फिलॉसफी से हुई है। जो शुरू का मनुष्य था ना, बहुत बेचैन रहता था, बहुत परेशान रहता था। मैं समझाऊंगा आपको कि वो इतिहास का कौन सा प्रसंग है जहां पर ऐसा हुआ। आप सोचिए, आज तो हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। आज तो हमारी मूल चिंता क्या है कि सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर लाइक आए कि नहीं आए, ये चिंता हमारी मूल चिंता है आजकल। उस जमाने की मूल चिंता ये थी कि आप पेड़ पे रहते हैं, अचानक तेज बरसात आ गई, ओले पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। अचानक बाढ़ आ गई, क्यों आ गई? बरसात क्यों आ रही है? बहुत तेज आंधी तूफान क्यों आ गया? नींद क्यों आती है? उठते क्यों है? सूर्य कहां से आता है? चंद्रमा कहां से आता है? किसी को कुछ नहीं पता था। जिज्ञासा से भरे हुए लोग थे। सब लोग रोज सोते हैं, उठते हैं, एक दिन एक उठा ही नहीं। बदबू आने लगी थोड़ी देर के बाद, लोग उठा उठा के परेशान हैं। बाद में समझ में आया कि अच्छा भी शायद नहीं उठेगा, मर गया है। फिर एक दिन सपने में वो आदमी आ गया, अब वो परेशान की तो मर गया था, फिर आ गया सपने के अंदर। ये क्या चल रहा है? किसी ने बुरा किया, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिर गया, तो लोगों ने कहा अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। बहुत सारे ऐसा विश्लेषण, कल्पनाएं करते करते लोगों ने सोच सोच के बहुत सारी चीजें गढ़ी।
जिनको हम सामान्य भाषा में फिलॉसफी या दर्शन कह देते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। आज की चर्चा बहुत बेसिक चर्चा है, सिर्फ ये समझेंगे कि होता क्या है दर्शन, ताकि आप समझ सके कि इसमें आगे थोड़ा बहुत सीखने का मन आपका बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है दर्शन, एक शब्द है फिलॉसफी। और हिंदी और अंग्रेजी में हमारे पास सबसे सामान्य शब्द यही हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दर्शन फिलॉसफी का या फिलॉसफी दर्शन का अनुवाद है। ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ट्रांसलेशंस एग्जैक्टली नहीं होते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, लैंग्वेज फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सार ये भी है कि दुनिया के कोई भी दो शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं होते हैं, सिनोमिनस नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। दर्शन शब्द भारतीय परंपरा ने गढ़ा, और दर्शन शब्द का जो मूल शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु का मतलब है कि देखने की क्रिया, देखना। अब देखते तो हम ही, आप मुझे देख ही रहे हैं इस समय, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दार्शनिक हैं, है ना। देखना भी तो कई स्तरों पे होता है ना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कहते हैं अक्सर कि आप किसी को देखें और एक सपाट तरीके से देखें, और दूसरा देख के भांप सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखा तो दोनों ने, पर एक केवल देख पाया, दूसरा महसूस कर पाया। कोई हंस रहा हो तो उस पर एक शायर हुए दुष्यंत कुमार, आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध शायर है, हिंदी के सबसे प्रसिद्ध शायर हैं। एक शेर लिख के गए, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह कहा समझते हैं, ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। अगर चार लोग ठहाके लगा रहे हो ना, तो केवल शायर ही देख पाता है कि कितने असली हैं और कितने लोग अपना गम छिपा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। एक तो ये दर्शन है कि आप वो देख पाए जो बाकी लोग नहीं देख पाए। पर ये जो दर्शन है ना, इमोशंस को देख पाना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि संसार के बारे में और तमाम चीजों के बारे में। कुछ ऐसा देख पाना जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं पड़ता। और इसलिए आपने एक शब्द शायद कभी सुना होगा। एक तो आपने सुना है कि हमारे पास आंखें हैं, आंखों के लिए संस्कृत में एक शब्द चलता है चक्षु। सुना है आपने चक्षु शब्द? आपने एक शब्द और सुना होगा, और वो शब्द है ज्ञान चक्षु। और कई बार लोग बोलते हैं कि आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। बहुत मुहावरा है, आम भाषा में चलता है। ज्ञान चक्षु बोलते हैं, कहीं कहीं प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। प्रज्ञा बुद्धि का सर्वोच्च स्तर माना जाता है फिलॉसफी में। कहीं कहीं एक शब्द चलता है दिव्य चक्षु, कि आज दिव्य चक्षु खुल गए, यानी कि अब मैं कुछ ऐसा देख पा रहा हूं जो पहले दिखता नहीं था। ऐसा होता है, जब तक हम गहराई में उतरते नहीं, हमको लगता कोई गहराई है ही नहीं दुनिया में। उतरने के बाद ही समझ में आता है। और इसलिए सबसे आसान है किसी को खारिज करना, सबसे आसान। बुराई करना, खारिज करना मुश्किल है। गहराई में जाने के बाद, समझने के बाद ये कह पाना कि ठीक है कि गलत है। तो भारत में दर्शन का मतलब है प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु के स्तर पर जाकर इस दुनिया को, जीवन को, जीवन के रहस्यों को समझने की स्थिति में आना। मोटा मोटा मतलब मैं आपको समझाता हूं इसका क्या होता है। जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो मैं कुछ और गहराई में जाएंगे, हालांकि उतनी गहराई में कभी नहीं जाएंगे जितना एमए की डिग्री में होती है, यूपीएससी के एग्जाम में होती है। हम केवल उतना समझेंगे फिलॉसफी जितना एक आम आदमी को समझ में आए और उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिले। इस चैनल का मूल उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि चर्चाओं का स्तर बेहतर हो समाज में। तो दर्शन की बात क्यों बाबाओं से ही सुननी है हमेशा? भाई आप खुद सुन लीजिए, खुद बाबा बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? अपना अपना, अपने अपने हिस्से के बाबा हम सब बन सकते हैं। क्यों किसी और से सीखेंगे? खुद सीखेंगे। तो आपने सुना होगा कि एक बार महात्मा बुद्ध ने तपस्या की, करीब 6 साल तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतिहास में पढ़ाई होगा। वो कैसा ज्ञान था? जैन धर्म के संस्थापकों में जिनका सबसे ज्यादा सम्मान है, तीर्थंकर महावीर जैन, या भगवान महावीर कहते हैं, 12 साल तपस्या की उन्होंने, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान बोलते हैं जैन दर्शन में।
गुरु नानक एक बार ज्ञान की खोज में जब परेशान थे, कहते हैं कि वो एक बार एक नदी पार करके गए एक वन क्षेत्र में, कुछ दिन, शायद 3 दिन वहां रहे, और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि उनको रियलाइजेशन हो गया है। महर्षि अरविंद स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता के सेनानी थे, फिर वो जेल गए, जेल में 1 साल एकांत कारावास में रहे। वहां उन्होंने एक रियलाइजेशन किया, और जब बाहर आए तो उनको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ बड़ा अब मुझे करना है। ये रियलाइजेशन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य हैं जो अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, उन्होंने इसकी बात की। क्या ज्ञान होता है? एक दौर में जब मैं नास्तिक किस्म का व्यक्ति था, मुझे इन सब बातों में हंसी आ जाती है, बेकार की बात, क्या ज्ञान हो गया, हम इतना जीएस पढ़ रहे हैं, इतनी बुक पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा होता है, मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोलता है। धीरे धीरे जब आप समझने लगते हैं, आप कम बोलने लगते हैं, समझ जाते हैं कि गहराई सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमसे गहरे गहरे बहुत लोग दुनिया में हुए हैं, हमसे बेहतर, हमसे अच्छे, हमसे गहरे अनगिनत लोग दुनिया में हैं। ये जो ज्ञान होता है ना, इसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु का खुलना। दर्शन की भाषा में बोलते हैं कि हम दुनिया में जो कुछ भी समझते हैं वो कैटेगरीज में समझते हैं, हाँ, ना, अच्छा, बुरा। एक समय के बाद अब इन कैटेगरीज से मुक्त होकर सोचने की स्थिति में आते हैं। जैन धर्म में एक बड़ा गहरा विचार है स्यादवाद, हम जल्दी ही समझेंगे 2-4 दिनों में, शायद 2-4 दिन का मतलब वीडियो तो 7-7 दिन के बाद शायद आते हैं, मतलब 1 आध महीने बाद। इतनी गहरी बात जैन दर्शन ने कही स्यादवाद में, ज्ञान के स्तर पर, जिसको आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसका बहुत गहरा बेस ढूंढना हो तो आपको जैन फिलॉसफी में नजर आएगा। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। आपके तो खुले ही हुए देख के लग रहा है, लेकिन मतलब आसान नहीं होता है मुश्किल काम होता है। पश्चिम की दुनिया अलग है, भारत की दुनिया में एक सामान्य बात है। भारत में कुल 9 दर्शन हम मान के चलते हैं, जो स्थापित दर्शन है 9 है। इनमें से एक है चारवाक, उसे अगर छोड़ दें, बाकी 8 का मानना है कि ये जगत दुखों से भरा है, और दुखों से मुक्त होने की प्रक्रिया दर्शन का, धर्म का मूल उद्देश्य है। दुखों से मुक्त कैसे होंगे, इसके लिए 8 का जवाब है मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, उसी के बहुत सारे नाम हैं, और सबने अपने अपने तरीके बताए हैं कि कैसे वो सब होगा। तो भारतीय दर्शन की नेचर सामान्यतः एक आध्यात्मिक किस्म की है, चारवाक को छोड़ दें अगर। पश्चिम की दुनिया थोड़ी सी अलग है, और पश्चिम में शब्द चला फिलॉसफी, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है फिलॉस और एक है सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। सोफिया का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान से प्यार हो जाए, विजडम, और ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें है? अच्छा, राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, उनकी मुद्राएं भी याद हैं, और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी पे भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी पे, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? राजधानी वही की वही रही उसके बाद भी, इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं, एक अच्छी मेमोरी है। मेमोरी अच्छा होना बुरी बात नहीं है, पर मेमोरी का मिसयूज करना बुरी बात है, और ये एक लेवल के बाद मिसयूज ऑफ मेमोरी है। अरे मेमोरी है, कुछ बढ़िया चीज याद कीजिए, राजधानियों से क्या होगा?
और हजार बढ़िया चीजें हो सकती हैं याद करने की, उन पे गौर करना चाहिए। तो मेमोरी नहीं, विजडम। और विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता, इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, तो मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बातें गहरी हो तो भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ लोगों को मोहब्बत हो गई ज्ञान से, कि वो जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार कितना पढ़ते होंगे ये लोग। तो जैसे आप लोग अपना काम करने के बाद खाली टाइम में अपनी हॉबीज पूरी करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो इनकी हॉबी ही होती है पढ़ना, सीखना, ऑब्जर्व करना, बात करना किसी समझदार व्यक्ति से। जॉन डेवी एक अच्छा दार्शनिक अमेरिका में 20वीं सदी में हुआ। उसने बड़ी गहरी बात कही। एजुकेशन की फिलॉसफी में उसका नाम सबसे ज्यादा आजकल चलता है। उसने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ और प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं। दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, पर बड़े गहरे लोग होते हैं। तो उस गहराई तक कैसे ये यात्रा हुई, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आगे। ये जो दर्शन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, विशेष रूप से विभिन्न धर्मों में जो आस्थाएं रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हमारी चिंतन परंपरा है अनंत काल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। मेरा काम अंधविश्वासों को बढ़ाना नहीं है, ना मैं अंध अविश्वासी हूं, लेकिन मेरी धारणा है कि विज्ञान का सम्मान किए बिना आज के समय में हम फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। साइंस ने जिन बातों को साबित कर दिया है या लगभग साबित कर दिया है, उनको साथ में लेके चलेंगे तो अपने समय को ठीक से समझ पाएंगे, वरना हम एक नए तरह के अंधविश्वासी लोग बन जाएंगे, सुपरस्टिशियस लोग बन जाएंगे। वैसा नहीं करना है, हमें केवल जिज्ञासा से भरना है। हमें ना सिद्धांत बनाने हैं अपने, ना कोई दावा करना है, हमें केवल जानना है कि दुनिया में क्या क्या सीखा गया है, और हम उसमें से थोड़ा सा सीख लें अपने हिस्से का, इतना ही करना है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं हिस्ट्री की बात अकबर, बाबर और अशोक और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। आप किस लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, वो भी तो एक सवाल है ना। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को सोच के देखिए। ब्रह्मांड यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा संसार है, पृथ्वी नहीं, सारी आकाश गंगाएं मिलाकर जो है पूरा, उसे बोलते हैं ब्रह्मांड, सृष्टि उसे बोलते हैं। वो पूरी दुनिया। अब ये भी सवाल है, दुनिया कैसे बनी? इसका सबसे आसान जवाब धर्मों ने दिया, भगवान ने बनाई, बात खत्म। ये आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, ये जो चीजें हैं, ये बहुत आसान उत्तर हैं बहुत मुश्किल चीजों के। कुछ मामले में सही भी हो सकते हैं, किसी मामले में प्रश्न खड़े हो सकते हैं, और फिर गाने भी लिख देते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अभी यही नहीं पता बनाई किसने, और वो सवाल पूछने में लगे हुए हैं, काहे को बनाई, क्यों बनाई, वो सब सवाल जवाब चल रहे हैं।
जो हिस्ट्री है अभी दुनिया की, अगर वैज्ञानिकों की बातों का साक्ष्य मानूं, ऐसा माना जाता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले इस संसार का अस्तित्व शुरू हुआ। 450 करोड़ बोल रहा हूं मैं, 450 साल नहीं बोल रहा हूं 450 करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगर आपको बहुत आत्मविश्वास हो, बहुत घमंड रहता हो अपने ऊपर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरे संसार में हमारी हैसियत क्या है। 450 करोड़ साल पहले ये संसार बना, ऐसा मानते हैं, बिग बैंग वाले मानते हैं, या जो स्टडीज होती हैं उसके बेस पे अनुमान लगाते हैं कि प्रोसेस कब शुरू हुआ। तो आजकल का जो अनुमान है 450 करोड़ साल पहले का है। हो सकता है थोड़ा बहुत वो कल को एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से 450 करोड़ साल ही मान लिया जाता है उसको, तो हम उतना ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, संसार बन गया। यानी जिस संसार में आपने आंखें खोली हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ये 450 करोड़ साल पहले की बात चल रही है। उस संसार में कोई जीवन नहीं था, लाइफ नहीं थी, पौधा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आजकल की जो धारणा है उसके हिसाब से 370 करोड़ साल पहले, आज से, पहली बार लाइफ यानी कि जीवन देखा गया। देखा गया मतलब जो स्टडीज हैं उससे लगता है कि उसके आसपास लाइफ पहली बार आई होगी। अब ये लाइफ कैसे आई, क्या उस समय कोई आत्मा पहली बार आई या चेतना आई, क्या आया, वो सब रिसर्च की बातें हैं। लेकिन पहली लाइफ, और पहली लाइफ सीधी सी बात है मनुष्य तो नहीं था, है ना। इवोल्यूशन की थियरी में आजकल लोगों का विश्वास ज्यादा है। एक विचार दर्शन में क्रिएशनिज्म, जिसका मतलब है कि इस दुनिया को क्रिएट किया ईश्वर ने। एक है इवोल्यूशनिज्म, कि ये दुनिया विकसित होते होते अपने आप ऐसी हुई, जो डार्विन जैसे लोग कहते हैं। एक बीच का रास्ता भी होता है कि शायद ईश्वर ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद इवोल्यूशन से दुनिया ऐसी हो गई। इनमें से क्या सच है समय के साथ पता लगेगा, लेकिन ये आजकल सब लोग मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा भी था उसके बाद इवोल्यूशन से ही दुनिया आगे बढ़ती गई। हम सब भी उसी प्रोसेस में आए। 370 करोड़ साल पहले से चीजें बननी शुरू हुई, लाइफ, स्पीशीज बनती गई, बनती गई, बनती गई। और ऐसा माना जाता है कि अगर टोटल स्पीशीज इस संसार में देखें तो उनकी संख्या 1 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। 1 ट्रिलियन समझते हैं क्या होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, उसमें 3 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के आसपास टोटल स्पीशीज इस ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जिनमें से बॉटनी के, जूलॉजी के लोग स्टडी कर करके थक गए हैं। तो अभी तक कुल मिला के 18 लाख यानी 1.8 मिलियन स्पीशीज का नाम रख पाए हैं, उन्हें पहचान पाए हैं। और उनका अनुमान है कि जो स्पीशीज थी या हैं उन सबको मिला के 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ के आसपास स्पीशीज हो सकती हैं। आप वैविध्य समझ रहे हैं संसार में कितना है। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। वो भी कुछ ऐसा है कि स्पीशीज कितनी रही होंगी, लेकिन साइंस तो बढ़ते बढ़ते 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, जिनमें से 18 लाख का नाम अब तक रखा जा सका है। इन सब में से हम एक हैं सिर्फ अभी ज्यादा हीरो नहीं बनना है। फिलोसफी पढ़ने के फायदे बहुत सारे हैं। एक ही बिना बात के हीरो बनने का मन खत्म हो जाता है, ये भी तो फायदा है ना। कोई बिना बात के हवा में टंगा हो, उसे जमीन पे लाना भी तो अच्छी बात है। अब ये स्पीशीज बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, बहुत तरह की स्पीशीज आती जा रही हैं। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, लगभग 1.2 करोड़ साल पहले, आज से, यानी कि आज से लगभग 1.2 करोड़ 1 करोड़ के बीच में लगभग मानते हैं, एक बड़ी भारी घटना घटी। उस समय एक स्पीशीज थी जिसका नाम हम बोलते हैं प्राइमेट्स। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं या एंथ्रोपोलॉजी के हैं या हिस्ट्री के हैं तो आपने इसका नाम सुना होगा, प्राइमेट्स। हमारे पूर्वज हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे, तो बोल रहा हमारे पूर्वज
370 करोड़ साल पहले। बंदर तो बहुत हाल का है भाई, बंदर तो चचेरा भाई हुआ। पूर्वज तो बहुत पुराने होते हैं भाई। 370 करोड़ साल से परंपरा चल रही है हमारी, उसी में तो हम विकसित हुए, कहां से विकसित होंगे। 1 करोड़ साल पहले आज से जो प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स 2 वर्गों में बटे ऐसा माना जाता है। ये 2 वर्ग कौन कौन से थे, ये सारा मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं फिलोसफी कहां से पैदा हो रही है। अभी तो फिलोसफी कहां से आएगी, अभी तो इंसान ही नहीं आया, फिलोसफी कहां से आएगी। और मनुष्य सभ्यता के, अगर मैं मान लूं कि 1 करोड़ साल हो गए, या कम से कम 25 लाख साल या 3 लाख साल तो मरी हालत में हो ही चुके हम लोगों को, और 3 लाख साल में पूरी फिलोसफी ले दे के 3000 साल में है, 3-4 हजार साल में। हमारी मनुष्य सभ्यता के 3 लाख साल के शुरुआती 2,99,000 या कम से कम 94,000-95,000 साल तक ना फिलोसफी है ना साइंस है। क्यों नहीं है, ये पता रहेगा तो पैर टिके रहेंगे जमीन पर। प्राइमेट्स में से एक रास्ता वो हुआ जिस पर आगे चलकर जो ग्रेट एप्स हैं, और ग्रेट एप्स का मतलब है चिंपांजी जैसे होता है, उस तरह के जो जीव है जो मनुष्य के काफी नजदीकी जीव माने जाते हैं, लेकिन पेड़ पे रहते हैं, 4 पैर पे चलते हैं, वो ग्रेट एप्स हैं जो प्राइमेट से एक तरफ निकल गए। गुरिल्ला का नाम सुना होगा आपने, ओरांगुटान का नाम सुना होगा, ये सब उस ग्रुप के लोग हैं। ये हमारे, समझ लीजिए कि फूफा मौसा टाइप समझ लीजिए, कुछ दूर के वो हैं। कभी जाए चिड़ियाघर तो उनको फूफा जी बोले प्रणाम करना है, ऐसे पत्थर नहीं मारना है, वो फूफा जी है दूर के रिश्ते में। जो दूसरी परंपरा थी, इस परंपरा में क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज थी, ये धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पे आ गई, 4 पैर से 2 पैर पे आ गई। इसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं। 2 पैर वाले जीव पहली बार दुनिया में हुए, 2 पैर। मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 2 हाथ का फ्री हो जाना। 4 से चल रहे थे, अब 2 फ्री हो गए, अब क्या करें। इन 2 हाथों ने पूरी कल्चर, पूरी इंडस्ट्री, पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी। ये 2 हाथ ना होते तो चल ही रहे होते इससे हम अभी भी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारा 4 से 2 पैर पे आ जाना। जब 2 पैर पे आ गए तो ये सीधे खड़े हुए, इनको दूर तक दिखने लगा, दूर तक घास दिखने लगी, दूर तक पेड़ दिखने लगे, कहाँ खा सकते हैं, डेवलप होने लगे। भागने में अच्छे नहीं थे, इनको हराना बहुत आसान था। जो बाकी स्पीशीज थी इनका शिकार आराम से करती थी, तो एक समय के बाद झुंड में भी रहने लगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई, इनके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इनका ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा। और ये होते होते, आपने 2-3 नाम सुने होंगे। एक नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये शब्द सुने कभी? करीब 30 लाख साल का दौर इसका चला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका बेसिक मतलब है साउथ का जो एक क्रीचर था। आपने निएंडरथल का एक नाम सुना होगा। निएंडरथल जो था वो पूरी हिस्ट्री में आज तक सबसे बड़े ब्रेन वाला स्पीशीज हुआ, बाद में खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी खत्म हो गया। और करते करते 25 लाख साल पहले आज से एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो शब्द सुनते ही समझ जाइए कि अपना नजदीक का रिश्तेदार है। ये हमारी स्पीशीज की शुरुआत होनी शुरू हो रही है यहां से। और इस 25 लाख के बाद भी इसके कई अंतरण होते होते आज से 3 लाख साल पहले वो आया जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो कि हम हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में 370 करोड़ के जीवन के इतिहास में हमारा समय कुल मिला के 3 लाख साल का है होमोसेपियंस के तौर पर। और होमोसेपियंस होने के बाद जो हुआ वो कमाल हो गया। 1 लाख करोड़ स्पीशीज में से अचानक एक स्पीशीज ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। संयोग से वो हम हैं। बाकी सबको जीना मुश्किल कर दिया, अलग बात है, लेकिन हमें तो सब कुछ हासिल हो गया। इंसान को सब हासिल होने लगा। और इस होमोसेपियंस के डेवलपमेंट में जो 3 लाख साल से शुरू हुआ, आज से 75,000 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। अगर आपने एक किताब पढ़ी हो, अब मैं जो बात बोल रहा हूं उस किताब का जिक्र है, वो युवाल नोह हरारी का नाम सुना होगा आपने,
सेपियंस नाम से किताब है, सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन, उसने एक खास जिक्र किया, इस घटना का जिक्र उसने किया कि 75,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कि एक ज्ञानात्मक क्रांति इस होमो सेपियंस की दुनिया में हुई। ये जो लेखक हैं इजराइल के व्यक्ति हैं, बहुत गहरे चिंतक हैं, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। आज से 75,000 साल पहले एक बौद्धिक या वैचारिक या ज्ञानात्मक क्रांति हुई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, यानी इस होमो सेपियंस की दिमागी क्षमताएं अचानक बढ़ने लगी, मतलब बड़ी बहुत प्रोसेस में, लेकिन इस समय आगे दिखने लगी। कई क्षमताएं बढ़ी, लेकिन जिस क्षमता पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है इमेजिन करने की क्षमता, इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता। पहली बार किसी स्पीशीज ने कल्पनाएं करनी शुरू की। बिल्लियां कल्पनाएं नहीं कर पाती हैं, चूहे, गधे, घोड़े कल्पना नहीं कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, हम परलोक की कल्पना कर सकते हैं, हम ईश्वर की कर सकते हैं, आत्मा की कर सकते हैं, पुनर्जन्म की कर सकते हैं, स्वर्ग की कर सकते हैं, नरक की कर सकते हैं, भूत प्रेत की कल्पनाएं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कल्पना करने की क्षमता है। जिनके पास क्षमता नहीं है वो नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस का विकास हुआ। इंटेलिजेंस का विकास इसमें अचानक नहीं हुआ, एक प्रोसेस में चल रहा है लगातार। हम बौद्धिक हैं, हम सोच पाते हैं, तर्क कर पाते हैं, युक्ति कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिकल जो निष्कर्ष है वो निकाल पाते हैं, डिडक्शन कर पाते हैं, इंडक्शन कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी मेमोरी, आप एनिमल्स को देखेंगे उनके पास मेमोरी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। कुछ हुआ उनको थोड़ी देर याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, 4 दिन बाद तो नहीं याद रहेगा। और यदि आप उनसे 3 साल बाद कहेंगे पिछले अपने जीवन की 3 बड़ी घटनाएं बताओ, वो भी सीक्वेंस में, याद ही नहीं आएगा। याद आएगा तो सीक्वेंस में याद नहीं आएगा। हमारी मेमोरी में सीक्वेंस भी बना रहता है, लिंकेजेस बनी रहती हैं। और क्योंकि हमारे पास ऐसी मेमोरी है, हमारे पास ऐसी चिंतन क्षमता है, हमारे पास ऐसी इमेजिनेशन की क्षमता है, क्रिएटिविटी की क्षमता है, और इन सारी चीजों ने मिलाकर हमें एक ऐसी स्थिति मिला दिया कि इससे हमने सबसे पहले बनाई लैंग्वेज। किसी भी दूसरी स्पीशीज के पास उतनी उन्नत भाषा नहीं जितनी हमारे पास है। हम कितना कुछ शेयर कर लेते हैं क्योंकि भाषा है, और भाषा है तो सोच भी ज्यादा पाते हैं, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं तो उसी के साथ सोचते भी हैं साथ साथ। एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास भाषा है, पर वो बहुत बेसिक भाषा है जो केवल ये बता पाती है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो 8-10 बेसिक इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना उनके बस की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करना उनके बस की बात नहीं है। पर हमारे बस की बात है, भाषा हमारे पास है। और इस भाषा ने इतना कमाल किया, और जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ इसकी वजह क्या है? हमारे दिमाग का आकार बढ़ा। मैं भी उस पर आता हूँ, अगर कैसे बढ़ा, या पहले इसी को थोड़ा समझते हैं फिर वापस इस पे आएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा ब्रेन का साइज है वो बहुत क्रूशियल साबित हुआ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। ब्रेन का साइज कैसे नापते हैं? तो ब्रेन वॉल्यूम नापते हैं। जैसे जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी में कितनी रेत भरी जा सकती है, उससे तय होता है कितना वॉल्यूम है। इसको सेफेलिक इंडेक्स कुछ लोग बोल देते हैं। तो जो होमो हैबिलिस था 25 लाख साल पहले, उसके दिमाग में लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस था। इतनी सी खोपड़ी समझ लीजिए, एक हाथ के बराबर की। 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस है। ये होमो हैबिलिस है, जो हमारी परिवार का सबसे पुराना सदस्य माना जा सकता है। और आज के जो होमो सेपियंस हैं उनका कितना है? तो इसमें पुरुषों का महिलाओं से थोड़ा सा ज्यादा है। पुरुष लोग बहुत हीरो बनते हैं इस बेसिस पे, लेकिन इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सच है कि ऐसा है। 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर आज के सामान्य मनुष्य का ब्रेन का साइज है, और होमो हैबिलिस का करीब 600 के आसपास था। डबल से ज्यादा हो गया। जो औसत रूप से स्त्रियों का है वो करीब 1170 के आसपास है। इसके आसपास से थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन लगभग इसकी रेंज में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई,
लेकिन हाथी का तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होता है। तो हाथी के पास भाषा क्यों नहीं है? हाथी फिलोसफी क्यों नहीं करता? कोई फिलोसफर हाथी आपको दिख जाए ऐसा? बात तो सही है। हाथी का जो सेफेलिक इंडेक्स है या हाथी की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो मनुष्य से कम 4 गुना ज्यादा है। और मनुष्य ही नहीं, वो डॉल्फिन वॉल्फिन कईयों की ज्यादा हमसे है। तो ये वैज्ञानिक फिर परेशान हो गए, फिर इन सबको क्यों नहीं फिलोसफी डेवलपमेंट हुई, साइंस क्यों नहीं डेवलप हुआ? अंत में करते करते एक फार्मूला निकल गया है। फार्मूला ये बताता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुपात में जो ब्रेन का साइज है उस मामले में इंसान सबसे आगे है। और शायद इसलिए इंसान की जो क्षमताएं हैं, वैसी क्षमताएं आसपास भी किसी स्पीशीज में नहीं है। हालांकि डॉल्फिन्स में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, तोते में मेमोरी ठीक ठाक मिलती है, कुछ स्पीशीज में कुछ कुछ मिलता है, पर उतना नहीं जितना हमारे पास है। हाँ, इलॉन मस्क का बस चला तो आज से 15, 20, 25 साल बाद ये बातें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी में कुछ बंदर आजकल वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उसने एक चिप बना दी है। न्यूरालिंक एक कंपनी है, एक चिप बना के उनके दिमाग में फिट कर दी है, और वो 6ठी 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से वीडियो गेम खेलने लग गए हैं। हो सकता है कि आज से 100-200 साल के बाद जो कुत्ते बिल्ली बंदर आपके आसपास हों, उनके दिमाग में चिप लगाएं, वो फिलोसफर हो जाएं वो भी। अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। एक दिन कभी न्यूरालिंक के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करेंगे कि ब्रेन के स्तर पे क्या छेड़खानी इस समय कई कंपनियां कर रही हैं। न्यूरालिंक उनमें से एक बड़ी शानदार कंपनी है। एक साइबोर्ग कंसेप्ट आता है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाला है हमारे सामने। बहरहाल, अब इसमें क्या हुआ कि ब्रेन तो बड़ा हुआ, लेकिन ब्रेन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने एक जो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले नार्को वगैरह के बारे में, उसमें एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो सारे यहीं जनरेट होते हैं, और जितने भी अपराध हैं वो भी यहीं जनरेट होते हैं। इसलिए अपराधी व्यक्ति हो, कोई बहुत सिजोफ्रेनिक किस्म का हो, बहुत टेंशन में रहता हो, एंग्शियस रहता हो, इन सब का ये वाला हिस्सा काफ़ी एक्टिव होता है। और क्रिएटिव लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का भी एक्टिव होता है। तो अपराधियों को ठीक करने के लिए एक थेरेपी निकाली गई थी कि उनका वो हिस्सा बाकी हिस्सों से तार काट देते हैं बीच में। इसको बोलते हैं लोबोटॉमी, मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। पर मनुष्य जो बहुत बौद्धिक बना, उसकी बड़ी वजह है कि एक तो दिमाग बड़ा हुआ और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा मेनली बड़ा हुआ, और हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर सोचने की क्षमताओं से युक्त हो गए, जो बाकी स्पीशीज के लोग नहीं सोच सकते। अगर ये बंदर बोलने भी लग जाएंगे तो भी आप जब उनसे बात करेंगे, भैया कर्म सिद्धांत जानते हो और साइंस जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं समझ पाएंगे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता उनके पास नहीं। तो ये सारा खेल कितने साल का है? लगभग पिछले 70,000 साल का, जब ये क्रांति हुई। 70,000 साल पहले, 75 नहीं, 70,000 साल पहले। अब देखिए मनुष्य के पास क्या है? भाषा है, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया है। ये सब हो गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सोसाइटी बना दी, उसने फैमिली बना दी। कभी आपने किसी स्पीशीज में फैमिली देखी है? मतलब वो बंदर बंदरिया की शादी मदारी करवाता, उसको छोड़ दीजिए, वरना कभी आपने देखा होगा एक बंदर फैमिली जा रही है, बड़ा बंदर, उसकी पत्नी, 3 बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना? माँ और बच्चे देखे होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे नेचुरल फैमिली है। बाप फैमिली का नेचुरल हिस्सा नहीं है, वो तो इंसानी सभ्यता में धीरे धीरे होते होते हो गया। नेचुरल पार्ट वो फैमिली का नहीं होता है। फैमिली बनी, मैरिज बनी, किनशिप बना, समाज के नियम बने, नॉर्म्स बने, नैतिक नियम बने, ये करना ठीक है, वो करना गलत है, ये सब बना क्योंकि खोपड़ी ऐसी बन गई। उसके साथ क्या बना? स्टेट बन गया, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाओ, ये कानून, रूल, रेगुलेशन, ये सब कैसे बना? क्योंकि खोपड़ी वैसी हो गई है, दिमाग काम कर रहा है। इसी में इकोनॉमी बनी, मार्केट बना, सब कुछ बना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हैं, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बाकी स्पीशीज की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जो कि केवल पिछले 70,000 साल का काम है। देखिए अभी भी फिलॉसफी नहीं आई है, फिलॉसफी अब आएगी इसके बाद। क्यों अब आएगी? क्योंकि फिलॉसफी के लिए चाहिए पेट भरा और फुर्सत का होना, दोनों चीजें चाहिए। अभी तक क्या है? अभी तक फुर्सत नहीं आई है।
ये भी सारा इसी का खेल है। वरना कहाँ इतना, किसी मच्छर से बोलिए बना के देखो तो कैसे कैसे बनाएगा, इतना टेक्निकल दिमाग कहाँ से लेके आएगा? तो हमारे पास है ना। 10,000 साल पहले आखिरी बड़ी घटना घटी, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। सरल भाषा में कृषि क्रांति बोल लीजिए, एग्रेरियन रिवॉल्यूशन कह लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान को पहली बार यह समझ में आई कि खेती कैसे की जा सकती है। उसके पहले खेती नहीं आती थी। पेड़ पौधे थे, फल फूल होते थे, खाते थे उनको, पर खेती खुद करना नहीं आता था। सोच लीजिए कैसा जीवन रहा होगा उनका। पेट भरने के लिए क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो किसी को मार के खाएंगे, जिसको हम आखेटक समाज बोलते हैं, हंटिंग सोसाइटी बोलते हैं, या इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग सोसाइटी बोलेंगे कि भाई वहां बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से फल तोड़ के ले आओ, सब्जियां तोड़ के ले आओ, खा लो। यही सब कर सकते हैं। एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ट्राइब है, एक कबीला है, एक जगह गया, वहां के पेड़ पौधे खत्म हो गए, अब क्या करेंगे? जाना पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? घुमंतु जनजातियां, खाना बदोश जनजातियां, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ये बोलते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास है, सबका इतिहास है, क्या कर सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने पहली बार कमाल क्या किया कि हमें खेती करना समझ में आ गया। और जब पहली बार खेती करना समझ में आ गया तो ये क्लियर हुआ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना मारने की जरूरत है। वेजिटेरियनिज्म एक विचार के तौर पर पहली बार वहां से डेवलप होगा। उसके पहले कैसे डेवलप होगा? कि हम बिना हिंसा किए और बिना भटके जिंदा रह सकते हैं। और जब खेती होनी शुरू हुई तो पहली बार इंसान का समाज एक स्थान पर टिकना शुरू हुआ। पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि जरूरत है 100 किलो अनाज की, हो गया 120 किलो। जब पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो यह हुआ कि कुछ व्यक्ति काम कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और तब समाज के समझदार व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि आप सोचिए, नए स्ट्रक्चर्स पे सोचिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब पहली बार पेट भरा और पहली बार फुर्सत मिली तो उससे क्या विकसित हुआ? उससे विकसित होने लगा दर्शन। क्यों ऐसा है? वेस्ट की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में मानते हैं कि सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर उनका कब हुआ? उसका नाम है थेल्स। और कब हुआ? 6th सेंचुरी BC। ये जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब आप सोचिए 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ पश्चिम में। भारत का दर्शन उनसे बहुत प्राचीन है। और भारत में तो 6th सेंचुरी BC में तो बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं। और वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? वैदिक औपनिषदिक दर्शन के विरुद्ध हैं, विरुद्ध या कम से कम उससे संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका है। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 BC, 2000 BC मान लेंगे, जो आजकल की रिसर्चेस आमतौर पर इंडिकेट कर रही हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना हुआ। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ और आगे चलकर व्यवस्थित होकर दर्शन या फिलॉसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि साइंस भी वहां दिखती है, ग्रीक परंपरा में भी बाद में दिखने लगे। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा सफल साबित हुए शुरुआत के समय में, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनियम में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान और दर्शन का ज्यादा विकास यूनान और भारत में आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी। हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आजादी उस समय दी गई। सबको न भी दी गई है तो कम से कम वैचारिक आजादी एक स्तर पर मिली। वहां भी सबको नहीं मिली, यहां भी सबको नहीं मिली, पर जिनको मिली ठीक से मिली। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा? पार्मेनाइडिस दिख जाएगा आपको, हेराक्लाइटस दिखेगा, या जिसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं थ्योरम, पाइथागोरस दिखेगा।
उसी समय का व्यक्ति है पाइथागोरस। अरस्तु सबसे पहला बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वो उस समय का व्यक्ति है। हेरोडोटस जो इतिहास का एक व्यक्ति मानते हैं, वो उस समय का व्यक्ति है। क्योंकि वहां विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी, भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, प्राचीन काल में दिखता है। क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहां वहां विज्ञान और दर्शन खूब तेजी से बढ़े। और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास से पश्चिम में और उसके 1000-1500 साल पहले से भारत में आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ये सब ना कल्पनाएं हैं, आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों को भावनाएं हैं, किसी को भावना है तो अच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के स्तर पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सच कहाँ है और हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते होंगे ना मन में, क्योंकि आपका अभी पेट ठीक ठाक भरा ही हुआ है, फुर्सत भी दिन में 2 घंटे मिली जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद भी थोड़ी फुर्सत रहती ही होगी आपके पास ना। उससे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊँगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में जो बार बार मरते हैं किसी के ऊपर, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है। पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले में क्या बनूंगा, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें लोग वहाँ से ढूंढते हैं। मेरा कॉलेज का एक दोस्त अब तो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत ही बड़े स्तर पे है पुलिस में। वो जब स्टूडेंट था तो कहीं से ढूंढ के आ गया था, किसी के पास गया था, तो उनके पास कोई पुस्तक थी, उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो आया तो बड़ा जोश से गया था, वापस आया बहुत दुखी दुखी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला यार पता लगा पिछले जन्म में गधा था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा गलती से इस जन्म का बता दिया होगा, पिछले जन्म का नहीं बताया होगा। तो उससे कहने नहीं, पिछले जन्म का बताया, इसमें तो मनुष्य हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, पिछले जन्म हो तो गया, टेंशन किस बात की है। बोला अरे नहीं यार, अगले में भी गधा लिखा हुआ। तो मैंने कहा दरअसल ये हैट्रिक है तुम्हारी, तुम्हें आइडिया नहीं इस बात का। और तो ऐसा भी है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बन जाए क्या ना बने। तो रहस्य है इन सब चीजों को लेकर, जिज्ञासा तो होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फिलॉसफी में क्या क्या होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगली चर्चा में आने की भाग जाना है आज से ही। तो आज की चर्चा के बाद कुछ लोग अगली चर्चा में भाग लेंगे, बाकी लोग भाग लेंगे, है ना। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं। तो फिलॉसफी में हम लोग क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी में सब कुछ पढ़ा जाता है। कहते हैं फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। क्यों? क्योंकि शुरुआती मनुष्य जब बहुत परेशान होता था, अचानक बरसात आने लगी, शिकार करने गए थे, सामने शेर आ गया भूखा, वो भी भूखा है शिकार करने के लिए। आप भी गए थे हिरण के चक्कर में, हिरण पीछे से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिरण दे दो। सोचिए, शेर ने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान एक मनुष्य देना, बहुत दिन से नहीं खाया है। अब भगवान तो न्यायप्रिय है, दोनों के साथ न्याय करना है उसे। तो उसकी बात सुन के आपको उसके सामने ले गया, तब तक आपने प्रार्थना कर दी। अब पशु पेश हो गया ना। बड़ा मुश्किल है, इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें। प्रार्थना केवल हम थोड़ा ना कर रहे हैं, कि आप तो और स्पीशीज भी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल दुनिया थी उस समय। तो उस समय के जो मतलब बुद्धिमान लोग थे, वो सोचते थे बहुत ज्यादा, ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहां से जो भी सोचा वो फिलॉसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट होता गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलॉसफी में रहता है। और इसलिए फिलॉसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल।
मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स के परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। जैसे फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, वो मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड, किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया? अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया, या परम तत्व ने किया, या ये अपने आप हुआ। जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलॉसफी का एक सबसेट है। नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है। जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न हैं। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, बनाई गई या अपने आप बनी? बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई? जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का? क्या कभी खत्म होगी? तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, 2 दार्शनिक हुए साथ साथ थे ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। कुछ और धर्म जैसे एक ताओ धर्म है, लाओ त्से का, चाइनीज परंपरा में है, वहां ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, जैसे भारत में जो वेदांत परंपरा है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म जिसको बोलते हैं, वो मानता है। सिख धर्म मानता है। फिर जो तीनों सेमेटिक धर्म हैं, यानी कि यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं, फिर उसका स्वरूप क्या है, क्या हम उसकी गुणों से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सगुण है कि निर्गुण है, मतलब पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है या नेचुरलिस्टिक है। ऐसे बहुत सारे नोशंस हैं ईश्वर के बारे में। फिर ईश्वर अगर है तो वो संसार में है या संसार से परे है? संसार में है तो वो संसार से अलग कैसे है? अलग है तो संसार के लोगों के दुख सुनता कैसे है? या वो संसार में भी है और संसार से परे भी है? इन सब कंसेप्ट के नाम हैं अलग अलग। जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है तो इसको डाइथीज्म कहते हैं। संसार में है अगर वो, तो इसको पेनथीज्म कह देते हैं। संसार में भी है, अलग भी है, तो पेनिथीज्म कह देते हैं। इन सब के अलग अलग नाम है धारणाओं के।
पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पर विचार किया है कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। और तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, फिलॉसफी का सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना। लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है। तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, शरीर तो आनी जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया। अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा हैं। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना नाक कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूं, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच ही रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो। कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर विकसित हो गए, और कंप्यूटर के सीपीयू में आत्मा नहीं लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है। और उसमें क्या क्या होता है? एक एल्गोरिथमिक एएलयू होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी हमसे अच्छी कर लेते हैं। अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं। उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो भूल भी जाते, वो भूलते ही नहीं कभी। हमें याद रहे तो भी कई बार निकाल नहीं पाते बाहर कि यार एक मिनट रुको, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। एग्जाम के बाहर निकलते याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता कि जो है खटाक से रिट्रीव हो जाता है, याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि अगर मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में ली, बाहर निकाल ली और भर ली, बाद में फिर अंदर ले आए। हम तो ये भी नहीं कर सकते, थोड़ा बाहर निकाल दिया फिर वापस लेके आ गए, बाहर निकला तो फिर निकल ही गया कि बार में काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो बड़ी तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी, और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई? उस दिन पता नहीं क्या तबाही आई, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI, पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो। 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। हम गोरिल्ला के चचेरे भाई हैं। हम दरअसल वही हैं, हम पेड़ पौधों के 370 करोड़ साल बाद के वंशज हैं, और उसी तरीके से हमारा विकास हुआ। तो कॉन्शियसनेस की पूरी स्टडी फिलॉसफी में जब करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क क्या है, प्रज्ञा क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इच्छाओं और विवेक के बीच का जो द्वंद्व है, एक तरफ लस्ट है, डिजायर्स हैं, एक तरफ उसे कंट्रोल करने वाला सुपर ईगो है, ये द्वंद्व क्यों होता है, कन्फ्लिक्ट क्यों होता है,
इन सारी की सारी स्टडीज को एक बात में बोलते हैं साइकोलॉजी। इसी में आत्मा को लेकर बात होती है। अब जैसे भारत में है, 9 दर्शन में से 7 आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन बोलता है कि आत्मा नहीं होती है। तो क्या होता है भाई, सोचते कैसे हैं हम? तो सरल भाषा में कहें तो जैसे तार के अंदर जो करंट है बिजली का, वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, ठीक वैसे ही आत्मा नहीं है। चेतना एक प्रवाह में रहती है, एक फ्लो में रहती है, नदी की तरह रहती है, कोई वस्तु नहीं है। उनका भी काम चल गया। और चारवाक तो अपना अलग ही रहता है एकदम। उससे किसी ने पूछा भाई क्या है, आत्मा है? बोले आत्मा क्या होती है? कुछ नहीं होती आत्मा। तो चेतना प्रवाह, बोले ये भी कुछ नहीं होता है। तो सोचता कौन है? बोले शरीर ही सोचता है। शरीर ही ऐसे गुणों से युक्त है कि उसमें चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। लोगों ने इतना मजाक बनाया, हम भी खूब मजाक बनाते थे उसका पढ़ाई के दिनों में, लेकिन कंप्यूटर के विकास के बाद लगता है कि ये सही ना साबित हो जाए। अगर भौतिक वस्तुओं से बना हुआ कंप्यूटर सोच पा रहा है, तो भौतिक शरीर क्यों नहीं सोच सकता? कम से कम सोचने का एक तरीका तो है। और ठीक यही सब थॉट प्रोसेसेस पश्चिम में भी हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, वहां भी लगभग एक जैसी बातें हैं। यहां भी लोग सोच रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं। और आत्मा को लेकर भारत के लोगों का विश्वास बड़ा गहरा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सुना आपने? गीता में इसका जिक्र है। आत्मा अजर है, अमर है। शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता इसको। अमर है, नित्य है। लेकिन साइकोलॉजी में हर तरह की धारणा, भारत की, पश्चिम की, उन सबको पढ़ने का रिवाज है। आप समझ पा रहे हैं या दर्शन से मन उब गया आप लोगों का? अभी नहीं उबा? चलिए 1 घंटे बाद देखते हैं। हालांकि अब 10-15 मिनट के बाद छोड़ देंगे। तो फिलॉसफी में जो सबसे रोचक ब्रांच है वो है मेटाफिजिक्स। हालांकि आजकल के जो नए फिलोसफर्स है वो बोलते हैं कि मेटाफिजिक्स से बात करना व्यर्थ है, समय खराब करना है, क्योंकि हम कितनी भी ताकत लगा लें इसके बारे में कुछ जान नहीं सकते। और इसलिए मेरे सबसे प्रिय दार्शनिकों में से कांट, इमैनुअल कांट, जर्मनी के 18वीं सेंचुरी के दार्शनिक हैं, उन्होंने एक विचार दिया एग्नोस्टिसिज्म, जिसका मतलब अज्ञेयवाद, जिसका मतलब है कि हम जान ही नहीं सकते, हम ईश्वर के बारे में जान ही नहीं सकते, आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई? छोड़ो। आस्था का सवाल है। यदि आप ईश्वर को मानना चाहें तो शौक से मानिए, ना मानना चाहें तो शौक से मत मानिए। लेकिन दूसरे पर टीका टिप्पणी मत कीजिए, दूसरे को परेशान मत कीजिए कि तू क्यों मानता है ईश्वर को। अरे भाई उसकी मर्जी मानने दो, और वो भी आपको परेशान ना करे, तू क्यों नहीं मानता, तू नास्तिक है, तू गंदा आदमी है। ऐसा ही मत करो। उसकी चॉइस, आपकी चॉइस, सबकी अपनी चॉइस है। तत्वमीमांसा के बाद जो दूसरा आता है, जो उसकी ब्रांच है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नाम बहुत मुश्किल है पर तनाव नहीं लेना है। हिंदी में इसको बोल देते हैं ज्ञान मीमांसा। ये फिलॉसफी की ब्यूटी देखनी हो तो वो ये चीज है। किस गहराई पे जाते हैं ये अगर देखना हो तो वो ये है। और बाकी तो 2 प्यारी प्यारी ब्रांचेस हैं, उनमें उतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा टेंशन का मामला रहता है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टे जो शब्द है इसका मतलब है, एपिस्टेमो का मतलब है ज्ञान, लोगस का मतलब होता है जानने का पूरा प्रोसेस। जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्मांड का, वो तो बात की बात है। पहले ये तो चेक कर ले कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस को लेकर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, दुविधाएं हो सकती हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं एक सिंपल बात करता हूं। जैसे कोई आपसे कहे कि तुम्हें पता है कल मैंने एक आदमी को उड़ते हुए देखा। अब क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसे नहीं मानेंगे हम, ये ज्ञान मीमांसा चल रही है, आपको पता नहीं है, यही ज्ञान मीमांसा है। आपने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, इसका मतलब आप प्रमाण मांग रहे हैं। ज्ञान मीमांसा में एक प्रश्न है प्रमाण, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। कहेगा मैंने अपनी आंख से देखा है। आप कहें नहीं यार नहीं, जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। इसका सरल सा मतलब है कि आप केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, शब्द को प्रमाण नहीं मानते। शब्द का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के कथन को प्रमाण नहीं मानते हैं, खुद देखेंगे तो ही मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कल तुम भी चलना, कल भी शो है। नेक्स्ट जगह आपने सच में देखा आदमी उड़ता हुआ। अब आप परेशान है। आपने कहा नहीं, कुछ तो ट्रिक है इसके पीछे।
कभी कभी आप खोज खोज के ट्रिक निकाल लेंगे, कभी कभी ट्रिक नहीं खोज पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं वही मानूंगा जो मुझे परसीव होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन खतरा तो उसमें भी है, गलतफहमी हो सकती है। एक शब्द होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन भ्रम होता है कि एक्स के बदले वाई समझ लिया। ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ। दो जुड़वा भाई जुड़वा बहनें, उनमें से एक से आपका इश्क चल रहा हो, ये बड़ा खतरा होता है कि आप उसके दूसरे भाई या बहन के पास जाके ऐसी ऐसी बातें बोल दें कि ऐसा सोचा जा सकता है ना कि ऐसा हो जाए, क्योंकि परसेप्चुअल एरर हो गई ना, भ्रम हो गया। आपको लगा कि एक्स है जबकि था भाई। और ये केवल ऐसा थोड़ा ना, ये एनिमल से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और हेलुसिनेशन कब होता है? जब आप हाईली इमोटिव स्टेट में हो, बहुत इमोशनल है, या कुछ रसायन का सेवन किया हुआ है। रसायन समझते हैं, केमिकल, कुछ केमिकल का सेवन किया हुआ है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी क्षमताएं आ जाती है जो वैसे नहीं होती हैं। तो फिर आपको उड़ता हुआ आदमी भी दिखता है, खुद भी उड़ता हुआ लगता है, फील होता है कि उड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं कि एक आदमी शराब पी के नाले में गिर गया, तो वहां एक एनिमल कोई था, उसकी पूंछ पकड़ ली और बोल रहा है कि पप्पू की माँ, आज तुमने चोटी नहीं की, चोटी की है। ऐसा भी तो होता है, उसको तो एग्जैक्टली लग रहा है कि वो अपने घर में है, लेकिन वो है तो दूसरे के घर में, कीचड़ में है, जिनका घर वो है वहां वो है। तो अगर हम मान लें कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष में भी तो धोखा हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात को देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे हाथ में काला पेन है कि नहीं है? जादू नहीं हो रहा है, फिलोसफी क्लास है ना? हाँ तो है, है। अब ये कैसे पता लगा आपको? जैसे मान लेते हैं कि ये है ब्लैक पेन, बीपी से ब्लैक पेन ही समझना है, ठीक है? तो बल्ब का प्रकाश यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में गया, यही तरीका है ना? तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आंख है। आंख जैसी लग रही है आपको? ठीक है, आंख में चला गया। आंख को एक इनपुट मिला, आंख ने वो इनपुट आगे जाके माइंड को दिया, मस्तिष्क को दिया, जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको भेजा। यही तरीका होता है। मस्तिष्क के पास क्या है कि बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, कलर्स की बनी हुई हैं, चीजों की बनी हुई हैं, और उसने अलग अलग कैटेगरी पे अप्लाई करके निकाला कि ये पेन है और ये ब्लैक है, और इनको जोड़ के बोला कि दिस इज ए ब्लैक पेन। आपको बता दिया। ये सब इतना फास्ट हुआ कि आपको पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे पंखा चलते हुए लगता है कि है ही नहीं पंख, लेकिन पंख तो है ना? तो प्रोसेस जब बहुत फास्ट हो तो प्रोसेस नजर नहीं आता हमें, लेकिन प्रोसेस तो है ही उसके पीछे। तो जैसे ही मैंने आपको पेन दिखाया, आपके अंदर ये सब कुछ हुआ, इनपुट आया, इनपुट दिमाग के पास गया, दिमाग ने उसका कंक्लूजन निकाला, और आपने उसके बाद कहा काला पेन है। ऐसे ही हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 3 जगह खतरा हो सकता है। पहला, हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन लेके ना गई हो जो बाहर थी। आपको केवल बताना है कि ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आपको ये बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रकाश की किरण ने उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया हो या घटा दिया हो, डिस्टॉर्शन कर दिया हो सकता है। फिर यह भी हो सकता है कि आंख ने जो इनपुट लिया और जो आउटपुट भेजा, उसमें आंख ने कुछ चेंज कर दिया हो। हमारी सेंसेस एग्जैक्टली वही आगे भेजेंगी जो उनको मिला था। कैसे मान लें? वरना भ्रम क्यों होते, वरना इल्यूशंस क्यों होते? तीसरा यह भी हो सकता है कि माइंड जो है, माइंड के पास जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज में कुछ लोचा हो, कुछ गड़बड़ हो, वहां कोई एरर हो जाए निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए एक छोटी सी गाय देख के कई बार लगता है कि बहुत मोटा कुत्ता आ रहा है, बहुत मोटा कुत्ता देख के दूर से लगता है छोटी सी गाय आ रही है, भैंस आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होता ही है हमारे साथ। कोई मोटा सा गधा हो, मान लीजिए, दूर से आ रहा हो, तो आप तो बर्तन ले लेंगे हाथ में कि गाय है तो दूध लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम इसीलिए तो होता है ना कि या तो यहां गड़बड़ हुई, या यहां हुई, या यहां हुई।
अगर इस बात को मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही हो। तो फिर कैसे मान लें कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है? और फिलॉसफी तो इस लेवल पर जाके बात करता है, साइंस उस लेवल पर बात नहीं करता। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलॉसफी उस सिस्टम के भी पीछे चला जाता है। यह साइंस पूरा इस बात पर टिका है कि दुनिया में कार्य कारण नियम काम करता है, कॉजेशन प्रिंसिपल काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। ये प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब एक मूलभूत निष्कर्ष है जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलॉसफी इस पे भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान लें कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया, कई दर्शनों ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया, पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया इस पे। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे काले से, आपने कहा कबूतर काला होता है। जिस दिन एक सफेद दिखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की भी। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी है, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन या प्रत्यक्ष की भूमिका है, इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारे निष्कर्ष गलत क्यों निकलते हैं, रीजनिंग में गलतियां कब होती हैं, लॉजिक में फैलेसीज कब होती हैं, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्तियों के फैसले गलत हो जाते हैं, इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि एकेडमिक ज़्यादा है, आम आदमी की रुचियों वाला मामला इसमें थोड़ा सा कम है। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप आज तो फ्री हो जाएंगे, अगली बार जब गिरफ्तारी होगी। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम दो शब्दों पर गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसके दो ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं। एक इथिक्स है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आ गया है। और एक होता है एस्थेटिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे तो आप समझेंगे अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स है नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अध्ययन। तो एथिक्स का मतलब यह है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक हैं, कौन से नियम गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलें तो तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या उनको रिजिड होना चाहिए। ये सब जो प्रश्न हैं ये इथिक्स के सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य पैसा है, पावर है, यही सब है, या उससे बड़ा कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, ये इथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड इन लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है? अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती हैं। एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना ही होगा। आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, और आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। इससे चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नज़र से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत क्या थी? आंख में लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है
जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते हैं कुछ सुंदर है या नहीं ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है व्हाट इज हिस्ट्री। दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ साइंस होती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज की फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई। अब आपके मन में कोई सवालात हो तो पूछिए जो आपको बेचैन कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि सब लोग परेशान हैं, आपका सवाल उनको और बेचैन करेगा अगर गहरा सवाल नहीं हुआ तो। नमस्ते सर, मेरा नाम राजदीप है। राजदीप, हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हाँ बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे सोचने में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जितने फिलोसफर्स होंगे उनके भी बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एकदम। किसी फिलोसफर को ठीक से समझना हो, उसका स्पेस और टाइम समझ लीजिए, 70-80% समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर एक टॉपिक पे अलग अलग फिलोसफर्स अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है तो मेरे दिमाग में ऐसे कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए इससे मुझे ये लगे कि हाँ, इसकी फिलोसफी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखो, मैं आपको ना एक बात से समझाता हूँ। जब मैंने फिलोसफी पढ़ा, मैंने फिलोसफी ना बीए में पढ़ा ना एमए में पढ़ा, मैंने आज तक फिलोसफी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए 1-2 अटेम्प्ट के बाद मेरा मन हुआ कि विषय बदलता हूँ, क्योंकि मुझे नए विषय पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैंने फिलोसफी लिया, फिर पढ़ा, मतलब अच्छे से, मतलब इत्मीनान से पढ़ा, आनंद लेके पढ़ा, और फिर कई साल पढ़ाया भी। तो मैंने फिलोसफी जिस गलत फहमी में लिया था वो ये थी कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत आते थे, आत्मा, परमात्मा, मैं मरूंगा तो क्या होगा, इस तरह के सवाल जो आपके मन में आते होंगे। मुझे किसी ने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिलोसफी मिल जाता है। मैंने कहा बस, तो फिर बात खत्म, फिलोसफी लेंगे, आईएएस बने ना बने उत्तर मिल जाना चाहिए। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी थी, लेकिन वो अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने फिलोसफी को पढ़ा अच्छे से, और एक भी जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर लोग सोचते फिर पढ़ाई क्यों। लेकिन एक फायदा हुआ। पहले क्या था कि मुझे गधा बनाना बड़ा आसान काम था। कोई आगे 4 बातें बोल दे, मैं कहूँगा आप तो ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिलोसफी पढ़ के ये हुआ कि दुनिया के किस किस विचारक ने किस किस विषय पर कितनी गहराई तक जाके बात की, वो सारी पढ़ ली। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिए गए हैं, उनको खारिज करने के भी उतने प्रमाण दिए गए हैं। आपने दोनों पढ़ लिए। अब भी आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको यह पता है कि किसी को भी नहीं पता, और उतना मुझे भी पता जितना किसी को भी पता है। अब कोई मुझे बहकाना चाहेगा तो वो एक तर्क देगा, आप हल्का सा मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तर्क नंबर 37 है, 36 और भी है भाई, मैं बताता हूं 36 और ले। तो फिलॉसफी पढ़ने के बाद एनलाइटेंड इग्नोरेंस होती है, उसके पहले इग्नोरेंस है। फिलॉसफी पढ़ के एनलाइटेंड इग्नोरेंस है, प्रबुद्ध अज्ञान है। जानता मैं अब भी नहीं हूं, जानता मैं तब भी नहीं था, पर अब मैं ये जानता हूं कि लोग कितना जानते हैं।
और जितना कोई भी जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, इसलिए मुझे दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए फिलोसफी पढ़ने का मज़ा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि दुनिया में भाई ये जो पिछले 370 करोड़ साल की परंपरा है जीवन की, और चिंतन की परंपरा ले दे के 5000 साल की है। इस 5000 साल में कितने लोगों ने गहरा सोचा, हमें सारा क्यों नहीं पता होना चाहिए। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी, आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो गए, वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारियां निकालते रहते, कब तक निकालते भाई। इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज्यादा समझदार बनाता है। यही फिलॉसफी के साथ है, साइंस के साथ भी है। साइंस में लेटेस्ट रिसर्च किसी भी विषय में तो पढ़िए, उसको कितना मजा आता है, पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहाँ तक सोच पा रही है, अब हम लेटेस्ट कहाँ तक पहुंच गए। मतलब मैं तो उन लोगों में हूँ जिनके लिए सबसे बड़ा सुख पढ़ना लिखना है। अगर आपका भी है तो आप भी पढ़िए। जो फिलॉसफी है ना, ज्ञान से मोहब्बत, मैं तो उस तरह की बीमारी मुझे है, आपको है तो आप भी एंजॉय कीजिए उसको। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव शंकर शुक्ला है। शिव शंकर, हाँ जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान क्या होता है। जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि सब या फिर कोई भी पुरुष चला गया हिमालय पर्वत पे, एकांत में जाके बैठा हुआ है, फिर उसको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम बाबा बन गया, सब कुछ जानने लग गया। बाबा नहीं बन गया, संत बन जाते हैं भाई वो हाँ, लोग। तो वही सर। आत्मज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में है आत्मा का ज्ञान। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो, नहीं मानते तो चेतना का ज्ञान, या ये समझ पाना कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। खुद को शरीर समझना ये आत्मज्ञान का अभाव है। खुद को उस धन संपत्ति सफलताओं से जज करना ये आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान का बेसिक मतलब है अपने मूल स्वरूप को जानना। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर इसका मतलब है आत्मा को जान लेना। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आत्मज्ञान का बिंदु है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ आत्मज्ञान के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, बौद्ध परंपरा में। होता क्या कि हम लोगों के सोचने के दायरे बंधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि की कैटेगरीज हैं, कोटियां हैं। हम उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कुछ है, नहीं है और नहीं है, न तो है और न ही नहीं है। हम इस 4 के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। इसको 4 कोटियां फिलोसफी मानते हैं, और मुख्य रूप से नागार्जुन ने माना, और शंकराचार्य के दर्शन में भी ये बात आती है। चतुष्कोटि इसको बोलते हैं। ये जो आत्मज्ञान है, कहा जाता है कि इन 4 के बियॉन्ड है। और क्योंकि ये 4 के बियॉन्ड है, इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग इसी को मिस्टिकल नॉलेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। अब क्योंकि मुझे या आपको ये प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते किसी को नहीं होता है। कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन बुद्धि की कैटेगरी से बियॉन्ड कुछ सोच पाना, जहां चीजें मैं और तुम का अंतर ना होता हो, जहां एक ऐसा रियलाइजेशन स्पिरिचुअल दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ वैसा। एक दिन डिस्कस करेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस में। उस दिन आपको कुछ जो मिस्टिकल लोग हैं, रहस्यात्मक लोग हैं, उनके अनुभव बताऊंगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरह के अनुभव किए हैं दुनिया में। बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर क्योंकि मुझे हुआ नहीं इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। अच्छा, जिनको हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है कि बताया नहीं जा सकता। जैसे कबीर दास ने कहा गूंगे का गुड़ है ये, कि गूंगा आदमी है, गुड़ खा लिया, बताना चाह रहा है, बता ही नहीं सकता। अब मैंने क्लास में एक बड़ा एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा बोला तो लिख के बता देते। ये बात लिखने बोलने की नहीं है। भाषा काम ही नहीं करती उस बिंदु पर। भाषा के बियॉन्ड बात है, क्योंकि भाषा बनती है सामान्य व्यक्तियों के अनुभवों से, और एक ऐसा असाधारण अनुभव जो सामान्य जीवन में है ही नहीं, तो भाषा में शब्द कैसे बनेगा उसके लिए? इसलिए शब्द है ही नहीं। इसलिए रहीम ने इतनी गहरी बात कही, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जानत हैं सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। कि जो अगम्य है ना, उसकी बात कहने सुनने की नहीं है। जो जान लेता है कह नहीं सकता, और जो कह रहा है उसके बारे में वो जानता नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान के बिंदु पर जाएंगे, आपकी भाषा शून्य हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे। इसलिए मिस्टिसिज्म शब्द बना है MUO, म्यूओ से, और म्यूओ का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन हो जाना।
आप बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है जी। और मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार लोग धर्म और अध्यात्म को सेम समझ के चलते हैं। उसके बीच के अंतर को, धर्म और अध्यात्म के बीच के अंतर को समझना कितना ज़रूरी है? देखिए, धर्म और अध्यात्म को वैसे तो इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे अलग से, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये धर्म और ये अध्यात्म है। ठीक है, धर्म का मतलब रिलीजन से मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। धर्म शब्द अपने आप में बहुअर्थी है, धारण करने के सेंस में भी है, नैतिकता के सेंस में भी है, पर रिलीजन के सेंस में अगर लें तो ये रिलीजन मान लीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए, जिसका मतलब है कि कुछ धार्मिक लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग धार्मिक जीवन को भी जीते हैं। आप धार्मिक होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना धार्मिक हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द है अध्यात्म, अधि आत्म। आत्म को समझ लीजिए मैं, अधि मतलब सुपर, बड़ा। अपने आत्म तक सीमित रहने से ज्यादा बेहतर है उससे बड़े के साथ संबद्ध हो जाना। और बड़े के साथ संबंधित होने का सेंस क्या हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाना अध्यात्म है। लेकिन अब बौद्ध दार्शनिक, जैन दार्शनिक जो ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए क्या अध्यात्म होगा? ईश्वर नहीं है तो उनका अध्यात्म कुछ और होगा, सीधी सी बात है ना। तो बौद्धों के लिए शायद निर्वाण के बिंदु पर पहुंच जाना अध्यात्म होगा, जैन लोगों के लिए शायद कैवल्य के बिंदु पर पहुंचना या केवल ज्ञान के बिंदु पर पहुंचना वो अध्यात्म होगा। और जो लोग मानते ही नहीं कि इस दुनिया के बियॉन्ड कुछ है, इस दुनिया को ही अंतिम मानते हैं, उनके लिए क्या होगा? इस पूरे संसार के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेना, जिसमें आपको पेड़ पौधों के साथ भी एक लिंक महसूस होने लगे, एनिमल्स के साथ भी लिंक महसूस होने लगे, मैं और तुम का अंतर ना बचे, हर चीज में मैं नजर आने लगे, वो अध्यात्म हो सकता है। ऐसा कई लोगों को होता है। इसको एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म कहते हैं फिलोसफी में, कि आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद आपको ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर दिखने लगा या मैं दिखने लगा। कुछ का इंट्रोवर्टिव होता है कि आंख बंद कर ली, अपने भीतर ही भीतर उनको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो धर्म आम आदमी के लिए कठिन प्रश्नों के आसान उत्तरों और आस्थाओं का एक संगठन है, सिस्टम है, जो कि बहुत जरूरी भी है। आम आदमी गहरे प्रश्नों में टाइम नहीं खराब कर सकता, उसके पास शायद उतना सोचने का मतलब दमखम भी नहीं है कि वो उतनी गहरी बातों में जाना चाहेगा। तो वो मुश्किल प्रश्न जो हर किसी को परेशान करते हैं, उनके आसान उत्तरों का एक संकलन एक मजहब होता है, एक धर्म होता है, ताकि लोग निश्चिंत रहें। उनको बस पता रहे, किसने पूछा कि कैसे होता, अरे भगवान जी ने दुनिया बनाई है, कहेगा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आत्मा जो है वो अंदर है, कभी नहीं मरोगे। आपने जैसी का आत्मा अमर है, उसका भय खत्म हो गया मौत को लेके, कितनी अच्छी बात है। अब उसको क्या लग रहा है कि अच्छा अच्छा शरीर वस्त्र है, आत्मा नित्य है, अच्छा तो कपड़े बदलना है, मतलब कि मृत्यु का मतलब क्या हो गया, कपड़े बदलना हो गया, सिर्फ भय खत्म हो गया। तो धर्म जो है, मजहब जो है, वो आम आदमी को सुकून देने का एक रास्ता है, मुश्किल प्रश्नों को आसान करने का एक तरीका है। दर्शन मुश्किल प्रश्नों को मुश्किल के लेवल पे सॉल्व करने का तरीका है, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ है। उसमें भावनाओं की, आस्था की भूमिका नहीं है, फेथ नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत कंक्रीट और मतलब रिगरस रीजनिंग के साथ काम करना पड़ता है। जो अध्यात्म है, अध्यात्म इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने का नाम है। वो चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे किसी और मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ हो। इसलिए धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं। कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो अध्यात्म के बिंदु पे कभी नहीं जा पाते हैं, कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं। जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हैं, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे जीसस हों, पैगंबर हों, ये सब लोग ऐसे हैं कि एक धर्म विशेष से जुड़े हैं और अध्यात्म के बिंदु पर भी पहुंचे हुए हैं। गुरु नानक जैसे स्पिरिचुअल बिंदु पर पहुंचे। तो दोनों कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, थैंक यू सर। आप लोगों को ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि मैं एक बाबा टाइप का कुछ वैसा आ रही है क्या फीलिंग? वैसे नहीं आनी चाहिए एकदम। हम तो ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, लेटेस्ट रिसर्चेस क्या चल रही है। जब हम आत्मा की बात करेंगे, मैं लेटेस्ट न्यूरोलॉजिकल रिसर्च जो चल रही है न्यूरो साइंस में, उसका जिक्र करूंगा। और न्यूरो साइंस सही उत्तर देगी आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में। जी।
नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम राजन शर्मा है जी। सर। कभी कभी साधारण लोग भी ऐसी गहरी बातें बोल जाते हैं जिसे लगता है कि इसमें काफ़ी दर्शन छिपा हुआ है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो लगता है कि ये बात आदमी ये कह नहीं सकता है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी ने लिख दिया कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, और उसकी इसमें काफ़ी गहरा दर्शन है। मैंने देखा कि सपने जो हैं 7 तरह के ही होते हैं, लेकिन उस लिखते समय उसके दिमाग में ये बात होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जान रहा हूँ। संयोग भी हो सकता है। संयोग भी हो सकता है। तो या दर्शन कोई अगर कहता है, कुछ करता है, तो उसके लिए इतनी स्टडी की जरूरत है नहीं। हाँ, एक दर्शन होता है जो आत्म अनुभवों से पैदा होता है, वो भी तो दर्शन होता है ना। जैसे कबीरदास जैसे लोग हैं, कबीरदास ने सुना बहुत, वो कहते थे कि मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने खुद ये क्लेम किया, हालांकि पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन सुन सुन के ऑब्जर्व कर करके वो जितने गहरे स्तर पे चले गए, उतनी गहराई तो बहुत रेयर तरीके से दिखती है किसी में। तो यदि कोई व्यक्ति साधारण सा गहरी बात कह रहा है तो या तो जीवन के अनुभवों को उसने निचोड़ा है ठीक से। बुद्धि अच्छी है पर स्कूल में नहीं पढ़ा, पर अच्छी बुद्धि तो है ही ना उसके पास, वो जीवन के अनुभवों को ही इनपुट बना के प्रोसेसिंग करता रहेगा और एक समय के बाद उन अनुभवों से गहरी बात करेगा। हमारे घरों में जो दादा दादी टाइप के लोग होते हैं, कई बार वो बड़ी गहरी बात करते हैं, जबकि वो कई बार साक्षर भी नहीं होते हैं जी। क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव हैं, अनुभवों का निचोड़ है और उसको प्रोसेसिंग करने की क्षमता उनके पास अच्छी है। तो कोई व्यक्ति साधारण सा है, गहरी बात कह रहा है, तो मान लीजिए ऐसा क्या है, या ये हो सकता है कि जैसे सुनी होगी आपके सामने दोहरा दी उसने। ठीक है। नमस्ते सर, जी। मेरा नाम तनु सिंह है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली जो हम ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 7 टाइप के ड्रीम्स होते हैं, और ये भी होता है कि हम जो अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन सब में जो चीज़ सोचते हैं या फिर हमने कभी सोची होती है, जो जनरली हमको याद भी नहीं होती है, वो हमारे ड्रीम्स में आती है। बट ऐसा भी होता है कि हम कभी वो चीज़ ना देखे हों ना सुने हों, मतलब कभी हमने उसका कभी जिक्र लाइफ में नहीं होता, बट वो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ड्रीम्स में आती है। पक्का। हाँ, और इस समय ऐसे सच में आती रिसर्च सर ऐसा होता है, और ऐसे रिसर्चेस भी चल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके कि मतलब आप ड्रीम्स को कैसे चेंज कर सकते हो ह्यूमन के, उसको लेके रिसर्चेस। तो वो चीज़ कैसे होती है मतलब? अच्छा, ड्रीम की बात वैसे तो कभी और करेंगे विस्तार में, लेकिन एक सरल सी बात मैं इस पे आपको बता दूं कि जो अनुभववादी लोग हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जब आप कहते हैं कि ड्रीम में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो मैंने कभी ना देखी ना सुनी, इसका मतलब इतना है कि आपने कुछ ऐसा देखा सुना था जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और आपको पता नहीं है। और अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो जाना चीज़ों का बहुत आसान बात है। इसे जब आप कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सिर्फ इतना कि आपको याद नहीं है कि कब देखा था। बचपन में हो सकता है कोई ऐसा दृश्य देखा हो कि डर बैठ गया हो मन में और घटना भूल गई, एकदम भूल गई कॉन्शियस माइंड से, पर अनकॉन्शियस में वो भय बैठा ही हुआ है और वो भय बीच बीच में सपनों में चेहरा बदल के आता रहता है और आपको लग रहा है ये तो कभी नहीं हुआ था जीवन में। हमें कितना याद रहता है आज से 10 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, याद है आपको अपना? ये भी याद नहीं होगा, और बात हम कर रहे हैं बचपन से अब तक की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में है, और अनकॉन्शियस माइंड में होने का मतलब ही है कि हमें नहीं पता कि वहां क्या है, पर वो है हमारी चेतना में। और यहां तक कि इंट्यूशन जब किसी को होती है तो बोलते हैं कि वो अनकॉन्शियस लेवल की रीजनिंग ही होती है। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब ड्रीम की बात करेंगे तब समझेंगे इसको। ड्रीम पर बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं लोगों ने की हैं, हम बात करेंगे एक बार। नमस्ते सर, मेरा नाम नवनीत दुबे है सर। जी सर, कोई भी जो विचारधारा या दर्शन जब हमारे पास आता है तो कैसे माने कि ये प्रामाणिक है या नहीं, उसके आधार क्या हो सकते हैं? मत मानिए, क्यों मानना है, सुनिए, सबको सुनिए, जिसकी बात जितनी काम की लगे मान लीजिए। नहीं, जैसे कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये इनका दर्शन है, ये इनका दर्शन है, हमारे मन में भी ये चीजें आती, तो कैसे हम ये माने कि हाँ ये प्रामाणिक हमारे रिलेवेंट है जीवन पे? दार्शनिक में दम होगा तो मनवा ही देगा आपको, नहीं मनवा पा रहा तो मत मानो। इतनी फुर्सत वैसे भी नहीं है इस समय हमारे पास, है ना। अंधविश्वास करना नहीं है, किसी में दम हो तो मनवा ले, नहीं मनवा पा रहा तो भाड़ में जाए। क्यों टेंशन लेने की जरूरत है इसके लिए ज्यादा, है ना। सारे दर्शन पढ़ के अपना हलवा बना लीजिए अपने काम भर का, जिससे आपका जीवन चल सके। जी सर, फिलॉसफी के विषय में अक्सर ही कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट आपके इमोशंस को ख़त्म कर देता है, मतलब, और आप बिना इमोशंस के लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अरे खत्म नहीं करता है, गलतफहमी है। करता क्या है कि आपको मैच्योर बना देता है, और मैच्योर होने का एक अनिवार्य मतलब है कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल कर पाने की क्षमता बड़ी मुश्किल चीज़ है, जो आ जाए तो आप कमाल कर सकते हैं,
लेकिन ये ज़रूर है कि आप उसके बाद दर्शन ठीक से पढ़ने के बाद आप सड़क पे गाना नहीं गा सकते। अपनी प्रेमिका को देखकर गीत गाना चाहें सड़क पर, घुटने पे बैठ के अंगूठी पहनाना चाहें, वो सब नहीं हो पाएगा। फिर आपको हल्कापन लगेगा इस सब में। ये ज़रूर है, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल बेहतर कर लेता है। उससे वो इमोशंस का एक्सप्रेशन थोड़ा हल्कापन लगने लगता है, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। एक अच्छा दार्शनिक किसी पार्टी में डांस नहीं कर पाएगा। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी ही बाकी है, तो उससे पहले भाग जाएगा किताब के साथ। उसको किताब में रुचि ज़्यादा है, डांस करने में कम रुचि आएगी। तो नेचर का अंतर है। अगर आपको उन सब में ज़्यादा मज़ा आता है, इमोशंस में, तो वो खेलिए। अभी 10 साल बाद पढ़ना फिलोसफी, है ना। ये बात सही है, फिलोसफी पढ़ने के बाद आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे किसी शरीक से, ना वैसी मोहब्बत कर पाएंगे कि मैं तेरे लिए गर्दन कटवा लूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो ड्रामा नहीं कर, आपको पता है ड्रामा कर रहे हैं, पहले फील हो जाता है ड्रामा हो रहा है। झूठी तारीफ नहीं कर पाएंगे, रिश्ता ही नहीं बढ़ेगा आगे। ये है फिलोसफी। सब रिश्ते निपटाने के बाद की चीज़ ज़्यादा ठीक है, उसके पहले थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ये ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात क्या, फिलोसफी पढ़ने के बाद आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा नफरत करने का, नफरत आएगी नहीं दिमाग के अंदर। जिस पे नफरत होनी चाहिए उस पे दया आएगी आपको, क्योंकि आप उसकी बेचारगी भी समझ पा रहे हैं, बेचारे की। जैसे अभी इमोशन से भरे हुए व्यक्ति को आपको गाली दे, आप 4 से मल्टीप्लाई करके वापस भेजेंगे उसके पास, जितना उसने दिया 4 गुना आपने दे दिया उसको। ये इमोशनल इंटरेक्शन चल रही है। फिलोसफी ठीक से पढ़ लीजिए, फिर कोई गाली देगा, आप सोचेंगे क्यों दे रहा है गाली, फिर सोचेंगे अच्छा इतना भी नहीं समझ पा रहे, गाली नहीं देनी चाहिए, कोई बात नहीं। आप मुस्कुराएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। गुस्सा ही नहीं रहा आपको, आपको दया आ रही है कि ये बेचारा इतना भी नहीं समझ पाता कि व्यर्थ काम कर रहा है। अब ये डेवलपमेंट है या डिटेरियोरेशन है, ये आपको तय करना है। मेरे ख्याल तो डेवलपमेंट है, लेकिन पहले वो सब कर लो, उसके बाद ये सब कर लेना फिलोसफी वाला काम। हेलो सर, मेरा नाम रवि है। सर, अभी आपने ज्ञान मीमांसा में पढ़ाया था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्या? जैसे आपने इल्यूजन और साइंस को, इसमें 2 चीज़ें बताई थी, तो मेरा सवाल ये है, जैसे हमें इल्यूजन हुआ कि वहाँ पर हमारा फ्रेंड खड़ा है, तो वो हमारे पास आया, हम उसके पास गए, क्लियर हो गया वो हमारा दोस्त है या नहीं है। और अगर पास गए ही नहीं तो क्लियर होगा ही नहीं, क्लियर नहीं होगा, जिंदगी में भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, बट और आप हो सकता है कि नफरत करें कि एक दिन सामने से देखा, इसने बात नहीं की मुझसे। हाँ। जिंदगी भर आप नफरत करते रहे, जबकि वो था ही नहीं उस दिन। हाँ, ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, लेकिन जो चीज़ हमें इल्यूजन के थ्रू दिखाई दे रही है, सामने है, हम वहाँ पर गए फिर भी वो चीज़ नहीं है, जैसे कि मरीचिका। ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है वहां एक्स दिख रहा है आपको, और इल्यूजन का मतलब है कि एक्स के बदले वाई दिख रहा है। बट सर, वो साइंस के अगर फैक्टर से देखें तो वो चीज़ है। ठीक है, साइंस उसकी व्याख्या कर देता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हेलुसिनेशन तो हो ही रहना। उसके बाद भी एक रेगिस्तान में लंबी सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पानी ही पानी हर जगह दिख रहा है और पानी है ही नहीं कहीं, हेलुसिनेशन तो है ही। साइंस ने उसकी व्याख्या कर दी, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहते उसको हेलुसिनेशन नहीं है। जी सर, मैं रमेश रंजन। फिलॉसफी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही ही होता है। क्या ये सच है कि सब सही ही होता है? किसने कहा है? मैंने सुना नहीं कभी। आप? मैंने सुना नहीं ऐसे। इरविन एम कॉपी का मैंने बुक पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे। नहीं, इरविन एम कॉपी की किताब लॉजिक पे है, वो ज़रूर किसी लॉजिक की बात करते हुए उसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये बात आई होगी, लेकिन लॉजिक जो है वो स्पेशली फॉर्मल लॉजिक की बात आप कर रहे हैं। कॉपी की किताब का मतलब उससे है। उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल मैटर नहीं करते। जैसे आपने रीजनिंग के एग्जाम में देखा होगा, सभी गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खरगोश हैं। आप सोचें ये क्या बोल रहे हो यार तुम, क्योंकि वहां आपको ये टेस्ट नहीं करना कि सही है कि गलत है। ये फॉर्मल लॉजिक है, आकारिक तर्कशास्त्र बोलते हैं। इसका मतलब है दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये देखो कि अगर ये बात सही है और ये भी सही है तो ये निष्कर्ष निकालना ठीक है या नहीं। तो मेरे ख्याल से कॉपी की बुक में आपने ऐसा कोई रेफरेंस पढ़ा होगा, लेकिन फिलोसफी में जनरली ऐसा तो कोई नहीं कहता कि कुछ भी गलत नहीं होता है। हर दर्शन कई मान्यताओं को खारिज करता है ना। आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। सर, आजकल जैसे मेटावर्स जैसे कई कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, तो फिलॉसफी इसे कैसे समझाती है? मेटावर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में बात की भी थी। मेटावर्स की बात फिलोसफी में 1000 साल से चल रही है, बस नाम मेटावर्स अब रख दिया इन्होंने, क्या नाम है इनका, जुकरबर्ग ने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है फिलोसफी में ना, स्पेशली अगर आप भारत में
नागार्जुन की बात सुने, असंग वसुबंधु की बात सुने, ये तीनों बौद्ध दार्शनिक हैं, और शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के दार्शनिक हैं, उनकी बात सुने, इन तीनों के दर्शन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उनका सिंपल सा कहना ये है कि जब हम नींद में होते हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपने के समय सपना रियल होता है एकदम। सपने में शेर सामने आ जाए, हमें घबराहट भी होती है, हम भागते भी हैं, दौड़ते भी, सब कुछ करते हैं, और उस समय एकदम एहसास नहीं है कि सपना चल रहा है। सपना टूटते ही पता लगता है कि सपना झूठ था। तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। नींद और भ्रम की एक ही व्याख्या, स्वप्न और भ्रम की एक ही व्याख्या होती है, और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये वाला भ्रम बड़ा भ्रम है, जिंदगी भर चलने वाला भ्रम है। कोई ही इस नींद से बाहर निकलता है, ये सेकंड लेवल की नींद है, और थर्ड लेवल पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म है, जिसके लिए बौद्ध लोग परिनिष्पन्न शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, महायानी बौद्ध। अब मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूं कि जितने तनाव जीवन में होते हैं ना, कि मेरा एग्जाम, मेरा ये, मेरा वो, एक संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जरा भी इसको फॉलो करें जीवन में, दर्शन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, लोड मत लीजिए अपने ऊपर, कमंडल उठाने की जरूरत नहीं है एकदम कि अब मैं साधु बन जाऊंगी, साधु बन जाऊंगी, वो सब नहीं करना है, ठीक है। जीवन जीना है, लेकिन समझदार होते हुए जीना है, जानते हुए जीना है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। इस बात की लॉजिकल पॉसिबिलिटी सच में है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह हो और हमारा रिमोट किसी और के पास हो। उसने रिमोट से उछाला, आपका छक्का लग गया, अगर वाह मैंने छक्का मारा, सब बधाई दे रहे हैं आपको, आज तो रिमोट किसी और के हाथ में चल रहा है। इसको नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कह देते हैं। ये ऐसा है यानी किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है। पश्चिम में हीगेल कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, पर ब्यूटी दर्शन की ये है कि जब तक साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है, कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार, एवेटर्स इस दुनिया में, जिनमें से एक मैं भी हूं, मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और की अवतार हो सकती हैं। और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है, ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगेल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है, पर ये साबित नहीं हुआ है। इसलिए निराश नहीं होना कि अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और है तो भी क्या दिक्कत है, वीडियो गेम में ही जीतेंगे हम, वीडियो गेम में ही सफल होकर दिखाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये किसी को दुनिया में नहीं पता, किसी का व्यक्तित्व कैसा भी हो, दाढ़ी कितनी भी लंबी हो, किसी को नहीं पता कि दुनिया की सच्चाई क्या है। और जब तक खारिज ना हो, दुनिया को सच मान के चलिए, एकदम रियल मान के चलिए, और इसको ठीक से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन पूरे मतलब लाइकलीहुड है कि एक ही बार होता है, तो उसको क्यों मिस करना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बैठिए, समाप्त किया जाए। आप लोगों का अनुभव दर्दनाक रहा, ठीक रहा? दिमाग की बत्ती जली या जल ही गई? जली। चलिए, धन्यवाद। अब जो ऑडियंस हैं इस वीडियो के, वो लोग अपनी राय इस पे लिख के भेजें। कुछ अगर आपके सवाल हो फिलॉसफी के, वो इस पे लिख के भेजें। और अगर आपको लगता हो कि ये सब पढ़ने से तनाव ज़्यादा है, तो लिख के भेजिए कि इसको ख़त्म किया जाए, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आगे बढ़ना हो तो बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।